वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स 1 इसका पेपर जो हुआ था जून 2019, स्पेशल बैक पेपर है। ये कोड है इसका 1903। ये कोड चलता है जो सब पुराना सेमेस्टर सिस्टम है। 2016 से 2018 के बीच में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था उस कोड का ये पेपर है। इसमें लगभग 80 to 90% सिलेबस सेम ही है। तो इसके क्वेश्चन 1 का सलूशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का के सभी पार्ट्स का सलूशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। उसमें जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स के आंसर देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स का आंसर दिया जाएगा। तो आइए 1 by 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 का ए। पहला क्वेश्चन है हाउ डायमेंशनल एनालिसिस यूज इन चेकिंग डायमेंशनल बैलेंस ऑफ एन इक्वेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यानी एक समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करने में विमीय विश्लेषण कैसे उपयोग किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये विमीय समांगीता सिद्धांत का पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, यानी विमीय संतुलन की जांच हम कैसे करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस या विमीय समांगीता सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। इस स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकिंग की जाती है इक्वेशन की वो देखेंगे। दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद का विमीय रूप लिखते हैं। यानी जो समीकरण हमें दिया जाएगा उसके दोनों साइड हम जो भी टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्म या विमीय रूप लिखेंगे। फिर इसके बाद समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद m, l, t इत्यादि वाले प्राप्त करते हैं, यानी इनको कंबाइंड करते हैं m की पावर m के साथ l की पावर। तो यानी m, l, t इत्यादि के टर्म्स में जो भी पावर्स होती हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों में समीकरण के दोनों पक्षों के पद m, l, t इत्यादि के एवं उनकी विमा समान है, यानी जो पावर्स होती हैं वो समान है, तो दिया गया समीकरण सत्य है। अन्यथा की स्थिति में दिया गया समीकरण सत्य नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट वी राइट डायमेंशनल फॉर्म ऑफ ईच टर्म इन गिवन फिजिकल इक्वेशन, then we obtain the terms of m, l, t etc on both side in equation, यानी we combined powers of m, l and t etc. If the terms m, l, t etc on both side of given equation are same, यदि m, l, t के सभी टर्म सेम हैं इक्वेशन के दोनों साइड, एंड देयर पावर्स आल्सो, अगर उनकी घातें भी सेम है, देन गिवन इक्वेशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी दिया गया इक्वेशन अगर सारी पावर्स और MLT इत्यादि सेम है तभी इक्वेशन दिया गया सेम है, ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से इसकी करेक्टनेस का चेक करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन के दोनों साइड में डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा लिखने पर, तो ये पहला टर्म है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन m पावर 0 l t पावर -1 और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का, अगेन वेलोसिटी राइट साइड में, तो वेलोसिटी का फिर से डायमेंशनल फार्मूला प्लस ए इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे m पावर 0 l t पावर -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे t, यानी यहाँ टाइम है तो टाइम की डायमेंशनल फार्मूले m पावर 0 l पावर 0 t, इससे मल्टीप्लाई करके हम अब इसके बाद m l t की पावर्स कलेक्ट करेंगे। तो m, l, t की पावर यहाँ अपने आप कलेक्टेड है। इस टर्म में देखेंगे, इस टर्म में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो m की पावर 0 ही रही, l की पावर 1 ही रही,
टी की पावर, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो ये -1 हो गई, और इस तरह से दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया m पावर 0 l t पावर -1, और इधर m पावर 0 l t पावर -1। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ जो दोनों साइड में m की पावर, l की पावर और t की पावर, ये सब पावर सेम है, तो इस तरह से दिया गया समीकरण सत्य है। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, यानी बाएं पक्ष का विमीय सूत्र बराबर है दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के, इसलिए दिया गया समीकरण सत्य है। अगर ये डायमेंशनल फार्मूले दोनों साइड के इक्वल ना होते, किसी एक पावर में डिफरेंस होता, तो हमारा दिया गया समीकरण इनकरेक्ट हो जाता, असत्य हो जाता, और ये हम कंक्लूड कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, व्हाट आर एरर्स इन मेजरमेंट डिफाइन सिस्टमैटिक एरर। व्हाट आर एरर्स इन मेजरमेंट डिफाइन सिस्टमैटिक एरर्स, यानी मापन में त्रुटियां क्या होती हैं, व्यवस्थित त्रुटि को परिभाषित कीजिए। मापन में त्रुटियां क्या होती हैं, व्यवस्थित त्रुटि को परिभाषित कीजिए। देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। एरर्स इन मेजरमेंट आर डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, यानी मापन में त्रुटियां इस तरह से डिफाइंड है, सही या वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन में त्रुटियां कहते हैं। तो ये जो ट्रू वैल्यू है ये किस तरह से डिफाइंड है, सही मान। ट्रू वैल्यू इज एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यानी सही या वास्तविक मान अनंत बार किए गए मापनों का औसत होता है। तो हम अनंत बार मापन करें तो जो औसत निकल के आता है वो ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू हम अनंत बार मेजरमेंट करेंगे तो निकलेगी। तो ये वास्तविक वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू जब भी हम एक बार डिफाइन हो गई, और जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो हमारा जो मापन का रिजल्ट होगा वो मापित मान होता है। तो मापित मान हमारा वास्तविक मान से कितना अंतर है, कितना डिफरेंट है, यही उस मापन की एरर कहलाती है। तो यानी जो वास्तविक वैल्यू है या वास्तविक मान है, उससे हमारा मापित मान कितना अंतर रहता है। अगर अंतर 0 हो गया तो हमारे मापन में कोई त्रुटि नहीं, अगर अंतर है तो वो त्रुटि के रूप में परिलक्षित होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मापन में होने वाली त्रुटियां 2 भागों में विभाजित की गई हैं। फर्स्ट पार्ट है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। सेकंड पार्ट है रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां। तो यहां पर सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन पूछी है, तो सिस्टमैटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटियों की ही डेफिनेशन लिखेंगे। सिस्टमैटिक एरर को समझेंगे जब किसी मापन में सदैव एक समान त्रुटि होती है, यानी त्रुटि की प्रकृति इत्यादि के बारे में एक ही प्रकार की त्रुटि हमेशा होती है, तो ये क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। When in any measurement always error of same type occurs, when in any measurement always error of same type occurs, that is nature of error is always same, positive or negative, are known as systematic error. इनको क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। चूंकि क्रमबद्ध त्रुटियां ज्ञात कारणों से होती हैं, तो इन कारणों को ज्ञात करके हम इन त्रुटियों को रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स आर ड्यू टू नोन रीजन्स एंड दीज एरर्स कैन बी रिमूव्ड बाय फाइंडिंग दीज रीजन्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें रीजन मालूम हो जाएंगे त्रुटि के, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर्स का ऐसा सेट है जिसमें नोन रीजन से ही जो एरर उत्पन्न होती हैं वो सिस्टमैटिक एरर्स कहलाती हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर्स हमेशा रिमूव की जा सकती हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है यहां नहीं पूछा गया, लेकिन इसके बारे में भी बताया जा रहा है। रैंडम एरर, अनियमित त्रुटियां। अनियमित त्रुटियां ड्यू टू अननोन रीजन्स, यानी ये अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं अनियमित त्रुटियां। एंड अकर एनी टाइम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, यानी मापन के दौरान किसी भी समय उत्पन्न हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं ये अनियमित त्रुटियां।
इनके आने की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते या इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते कि ये मापन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं या नहीं होंगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। एंड रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड एज दे अकर ड्यू टू अननोन रीजन्स, यानी अज्ञात कारणों से उत्पन्न होने के कारण अनियमित त्रुटियों को कभी दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारी त्रुटियों का विभाजन किया गया है वो दो हिस्से में है। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां, यानी ऐसी त्रुटियां जिनके बारे में हमें जानकारी होती है, जो नोन रीजन्स यानी ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं, सिस्टमैटिक एरर कहलाती हैं। और जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं वो रैंडम या अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 2 का सी ऑप्शन, राइट स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण के लंब अक्ष के प्रमेय के कथन लिखिए। लंबवत अक्षों के प्रमेय का कथन लिखना है। लंबवत अक्षों के प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट। पहले इस थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। ये थ्योरम है फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये जड़त्व आघूर्ण के लिए प्रमेय है। और ये अप्लाई कहाँ होता है? दिस थ्योरम इज अप्लाई ऑन प्लेनर लैमिना, यानी ये प्रमेय केवल समतल पटल पर ही लागू होता है। यानी लंबवत अक्षों का प्रमेय केवल प्लेनर लैमिना या समतल पटल पर ही लागू होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर एक पिंड के लिए केवल समतल पटल पर ही लागू होता है। और यह थ्योरम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर और प्लेन लैमिना अबाउट इट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर लैमिना अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेनर लैमिना, यानी लैमिना का जो प्लेन है, मान लेते हैं ये पेपर है हमारा, तो पेपर के परपेंडिकुलर, तो इस पेपर के लंबवत एक एक्सिस मिलेगी। इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी 2 अक्ष और लेंगे लैमिना में जो कि जो कि एक दूसरे के लंबवत होंगी ये दोनों एक्सिस, और उनके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू ईच अदर इन इट्स ओन प्लेन। इन इट्स ओन प्लेन का मतलब प्लेन ऑफ लैमिना। ये लैमिना का जो प्लेन है, हमारा कागज का प्लेन अगर मान लें, तो इसमें 2 स्थित एक्सिस लेंगे, एक इधर की ले लेंगे, दूसरी इसके परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक्सिस इस कागज में हो गई, इस प्लेन पेपर के प्लेन में हो गई। तो ये लैमिना के प्लेन में स्थित 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इनके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो यहां पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से प्लेनर लैमिना के परपेंडिकुलर, यानी ये जेड एक्सिस हो गई हमारी, तो इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो इन दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। तो ये इस तरह से हमारा आ गया, क्या हो गया? इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट 2 एक्सिस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन इट्स ओन प्लेन, यानी प्लेन ऑफ लैमिना, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू, यानी वहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी जहां से हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है। तो इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, एक्स और वाई एक्सिस प्लेनर लैमिना में है और जेड एक्सिस लैमिना के परपेंडिकुलर है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो इस तरह से किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई 2 परस्पर लंबवत अक्षों ओ एक्स ओ वाई, यानी समतल पटल के प्लेन में ही हम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, एक दूसरे के लंबवत जो होंगी वो एक्सिस एक्स वाई एक्सिस ले लिया हमने। तो इनके अराउंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग, इन दोनों एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग आई एक्स प्लस आई वाई, वो होगा इन अक्षों के कटान बिंदु ओ से, जहां पर एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, उस बिंदु से गुजरने वाली
इस बिंदु से ओ बिंदु से गुजरने वाली और पटल के लंबवत, ये जो हमारा प्लेनर बॉडी है, इसके परपेंडिकुलर एक अक्ष मिलेगी। उस अक्ष के सापेक्ष उस पटल का जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो यानी ये जो दो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जिस बिंदु पर कट कर रही हैं उस बिंदु से प्लेन ऑफ लैमिना के तल के लंबवत एक एक्सिस मिलेगी, जेड एक्सिस, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। यानी हम एक्स और वाई एक्सिस दो एक दूसरे के लंबवत हैं और ये इस जो समतल पटल है इसके प्लेन में स्थित हैं ये दोनों एक्सिस। इनके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कटान बिंदु है, इससे पास होने वाली अक्ष जो कि लैमिना के प्लेन यानी इस पटल के प्लेन के यानी समतल के लंबवत होगी, इस बिंदु से गुजरेगी। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ये इन दोनों का ही सम होता है। तो ये लंबवत अक्षों का प्रमेय कहलाता है। 2 का डी, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 लाभ को लिखिए। घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 लाभ को लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक को समझने के लिए हम 2 सरफेसेस बनाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट नीचे हो गई जिसका ये सरफेस है, सतह है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट गति करेगी। यानी हम अगर इस ऊपर वाली ऑब्जेक्ट पर बाह्य बल लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसको बाह्य बल कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। और देखेंगे और बल क्या काम कर रहे हैं। mg वस्तु का भार, वेट ऑफ बॉडी, ये नीचे की ओर काम कर रहा है। और इतना ही रिएक्शन ऊपर की ओर काम कर रहा है, प्रतिक्रिया बल, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वस्तु गति करेगी, तो एक फोर्स इस गति का विरोध करेगा जो कि घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो घर्षण गुणांक हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ घर्षण, यानी घर्षण के नियम से घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। इक्वलिटी साइन लाएंगे, F इज इक्वल टू म्यू R या म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। जब भी हम स्मॉल f लिखेंगे घर्षण बल होता है, कैपिटल F लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ये डिफरेंस होता है फोर्स में। तो स्मॉल f हमेशा फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R, म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक कहलाता है। इसी की परिभाषा लिखनी है, तो घर्षण गुणांक की परिभाषा लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को ही घर्षण गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से हमारा घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया जितनी भी नॉर्मल रिएक्शन होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा घर्षण गुणांक न्यूमेरिकली निकल आएगा। क्योंकि दोनों फोर्स होते हैं, F भी फोर्स, रिएक्शन भी फोर्स है, तो इसलिए हमारा घर्षण गुणांक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, मात्रक विहीन और विमा विहीन होता है। और हमारा जो घर्षण गुणांक है म्यू, ये डिपेंड करता है रफनेस ऑफ बोथ सरफेसेस, यानी दोनों सतहों के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक दोनों सतहों के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। एंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन 2 सरफेसेस, यानी दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो यानी 2 सतहें कौन कौन सी हैं, एक तो जिस पर मोशन हो रही है और दूसरी जो पिंड मोशन कर रहा है। तो इनका जो संपर्क क्षेत्रफल होगा, जितने एरिया तक इनका कांटेक्ट बना रहेगा, तो वो कांटेक्ट एरिया है। तो कांटेक्ट एरिया पर भी घर्षण गुणांक निर्भर करता है। तो इस तरह से जितना ज्यादा रफनेस होगी उतना ही ज्यादा घर्षण गुणांक होगा, और जितना ही ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा उतना ही ज्यादा हमारा घर्षण गुणांक होगा। तो इन बातों पर निर्भर करता है। फिर एडवांटेजेस की बात की जाए, इसके 2 लाभ लिखिए, ये क्वेश्चन में था। तो इसके 2 लाभ, घर्षण के कारण ही जमीन पर चलना संभव है, यानी वॉकिंग ऑन रोड इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम जमीन पर चल नहीं सकते। इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हम अगर कीचड़ में खड़े हों तो हम वहां चलने का प्रयास करेंगे तो बार बार गिर जाते हैं,
वो इसका रीजन ही यही है कि वहां फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। जहां फ्रिक्शन बहुत कम होता है यानी बहुत चिकना सरफेस होगा तो वहां पर हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घर्षण के कारण ही जमीन पर चलना संभव है, ये लाभ है। घर्षण के कारण ही वाहनों में ब्रेक प्रणाली काम करती है, यानी ब्रेक सिस्टम इन व्हीकल वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण के कारण ही ब्रेक सिस्टम वर्क करता है। तो ब्रेक लगाने से ब्रेक शू और जो हमारा रिम वगैरह है या ड्रम है टायर का, उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होता है उससे व्हीकल रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन का लाभ है जिसके कारण हम व्हीकल को रोक पा रहे हैं। फिर कागज पर पेन द्वारा लिखना घर्षण के कारण ही संभव है, यानी राइटिंग ऑन पेपर विथ पेन इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही पेन से हम लिख पाते हैं पेपर पर। सपोज करेंगे अगर पेपर बहुत ही चिकना हो, स्मूथ हो, तो अगर ऑयल लगा है तो वहां पर फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है। तो उस केस में हम कभी भी पेन से पेपर पर लिख नहीं पाते। तो जब तक हमारा फ्रिक्शन काम करेगा पेन और पेपर के बीच में तभी तक लिखना संभव है, अदरवाइज लिखना संभव नहीं है। ये भी लाभ है। कोई दो लाभ लिखने थे, यहाँ कई सारे लाभ बताए जा रहे हैं, कोई दो लिख सकते हैं। वाहनों के टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर चलते हैं। तो ये भी एक लाभ है। मोशन ऑफ व्हीकल इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, यानी सड़क और टायर के मध्य जो घर्षण काम करता है उसके कारण ही हमारा व्हीकल सड़क पे चल सकता है। अगर ये घर्षण काम नहीं करेगा तो टायर वहीं राउंड करता रहेगा और सड़क पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक फ्रिक्शन है तब तक टायर की मोशन बरकरार है, अदरवाइज कहीं पर अगर कीचड़ है तो टायर वहीं पर हमेशा फिसलता रहेगा, मोशन नहीं होगी, केवल स्लिपिंग होगी, यानी वो रोल नहीं करेगा, घूर्णन गति नहीं करेगा, केवल फिसलता रहेगा टायर। तो रोलिंग के बजाय हमेशा फिसलना हुई होगा। तो घर्षण के लाभ हैं, घर्षण के कारण ही रोलिंग या ये गति संभव है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम 2 का ई है। राइट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच संबंध को लिखिए। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच के संबंध को लिखिए। तो यहां संबंध लिखना है। संबंध लिखने से पहले हम थोड़ा कोणीय संवेग की जानकारी कर लें। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। तो जब भी आघूर्ण निकाला जाएगा तो आर डिस्टेंस से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो यानी रेडियल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, जो भी क्वांटिटी रहेगी तो उसका आघूर्ण निकल जाएगा। तो कोणीय संवेग निकालना है तो ये मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का आघूर्ण है तो रेखीय संवेग को आर से क्रॉस लेंगे तो ये आ गया हमारा कोणीय संवेग। और इसकी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -1, या इसकी दूसरी यूनिट जूल सेकंड हम नॉर्मली प्रयोग कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति के लिए हम J = I ओमेगा, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व घूर्ण है बॉडी का, और कोणीय वेग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम J = I ओमेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। dJ/dt = di ओमेगा/dt, या I को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है। तो d ओमेगा/dt आ गया। d ओमेगा/dt ये कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा/dt हो गया। तो अल्फा लिखेंगे हम, ये I अल्फा हो गया। तो इस तरह से dJ/dt = tau। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण के बीच का संबंध है। इसी को लिख के हम डिफरेंट टर्म्स लिख देंगे, जहां J डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं, जहां J एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, टॉ टॉर्क है या बल आघूर्ण कहते हैं इसको। तो इसका ये आंसर इतना कंप्लीट हो गया। अगर हम आगे देखें तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसमें देख सकते हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या है?
इफ टॉर्क टॉ इक्वल टू 0 dj बाई dt इक्वल टू 0, यानी ये डिफरेंशिएशन तभी 0 होगा जब j इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी इफ देयर इज नो टॉर्क ऑन पार्टिकल, इफ देयर इज नो टॉर्क ऑन पार्टिकल देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल अगुण कार्य नहीं कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है या संरक्षित रहता है, J इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो इसमें इस क्वेश्चन में केवल बीच के संबंध को लिखना था, तो डेरिवेशन भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे जो यहाँ संबंध है इसको लिख के इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे J कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, टॉ टॉर्क है। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होगा। और जो एडिशनल चीजें बताई गई हैं वो केवल जानकारी के लिए बताई गई हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक को लिखिए। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक को लिखिए। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए पहले हम ऊष्मा प्रवाह का फार्मूला लिखेंगे। हीट फ्लो, हीट फ्लो Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L, जहां पर K ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, θ1 θ2 क्षण की स्थायी अवस्था में तापांतर इसके सिरों का, तो T टाइम है जितने टाइम तक हमारी ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, L लेंथ ऑफ रॉड क्षण की लंबाई। इस तरह से K की वैल्यू निकलेगी K इक्वल टू QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो अब K Q के बराबर होगा, यानी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक K इक्वल टू Q क्षण में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होगा यदि उसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो इस तरह से अगर ये सारी चीजें फुलफिल होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता गुणांक उसमें क्षण में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होगा। तो डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, मटेरियल का ही थर्मल कंडक्टिविटी निकाला जाएगा। तो मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो इन 1 सेकेंड इन स्टडी स्टेट ऑफ दैट मटेरियल रॉड, यानी उस क्षण की रॉड की स्थायी अवस्था में जो हीट फ्लो होगी 1 सेकेंड में उसके न्यूमेरिकली इक्वल होगा थर्मल कंडक्टिविटी व्हिच हैज यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस एट इट्स एंड। यानी किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक आंकिक रूप से उस पदार्थ की बनी क्षण की स्थायी अवस्था में 1 सेकेंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा के बराबर होगा, जबकि क्षण इकाई लंबाई की हो तथा इकाई अनुप्रस्थ काट की हो तथा इसके सिरों के तापांतर इकाई हो। तो इस केस में जो भी प्रवाहित ऊष्मा होगी 1 सेकंड में वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता गुणांक के न्यूमेरिकली बराबर होगी। और इसके मात्रक को लिखना है, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन लिखनी थी हमें। और मात्रक यूनिट ऑफ के लिखेंगे, उसी फार्मूले से निकालेंगे K इक्वल टू QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो इससे मात्रक निकालेंगे यूनिट ऑफ K इक्वल टू किलो कैलोरी, ये ऊष्मा का मात्रक हो गया SI सिस्टम में, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस एंड T सेकेंड। तो इस तरह से ये आ गया किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, या इसको हम कैल्विन में भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री कैल्विन पर सेकेंड। चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में सेम होता है तो हम तापांतर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके लिए डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन कोई भी यूज करें, दोनों सही है। एसआई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, तो जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड या जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस और पर सेकंड। तो इस तरह से कोई भी मात्रक हम लिख सकते हैं, तो जो भी दिए गए हैं उसमें से कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, राइट एनी 2 केपलर लॉ। केपलर के कोई 2 नियम लिखिए। राइट एनी 2 केपलर लॉ, केपलर के किन्हीं 2 नियमों को लिखिए। नियम लिखने हैं। केपलर के नियम इस प्रकार हैं।
कोई दो नियम लिखने हैं, 3 नियम हैं, तीनों नियम यहाँ बताए जाएंगे, इसमें से कोई दो लिख लेंगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। तो ये केपलर ने जो 3 नियम दिए थे, ये नियम दिए थे किसी भी ग्रह के लिए, प्लानेट जो भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके लिए ये 3 नियम है। पहला नियम कक्षा का नियम, ऑर्बिट का लॉ, ईच प्लानेट revolves around sun in elliptical orbit and sun is situated at any one of the focus। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है, यानी ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सन की स्थिति क्या हो गई, वो किसी एक फोकस पर। इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम जानते हैं 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पर सन की पोजीशन फिक्स होगी और ये ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल ही रहेगा। तो एक बार शेप फिक्स हो गया तो सूर्य या सन इसकी फोकस पर ही होगा और प्लैनेट हमेशा इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ केपलर का। एंड सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरियल स्पीड, कक्षीय चाल का नियम। कक्षीय चाल का नियम इस प्रकार है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन ट्रेसेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ये सन की पोजीशन हो गई, यहां प्लैनेट है, सन से प्लैनेट की जो लाइन है बीच में, वो समान समय अंतराल यानी दिए गए टाइम इंटरवल में हमेशा इक्वल एरिया पार करेगी। जो टाइम इंटरवल है इसमें जितना एरिया पार किया उतना ही एरिया वो अब हमेशा उस टाइम इंटरवल में हर जगह ट्रेवल करेगी। इस तरह से जितनी भी एरिया ये ट्रेस कर रही है दिए गए टाइम इंटरवल में वो सब सेम ही है। तो इस तरह से एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, परिक्रमण काल का नियम, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ प्लैनेट स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यानी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी औसत दूरी, यानी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। यानी ग्रह एक बार में अपना पूरा सूर्य के चारों ओर एक बार में जितने समय में चक्कर लगाता है वो परिक्रमण काल है। ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, जहां के कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 पाई स्क्वायर अपान के इक्वल टू जी एम एस। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एम एस मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान। तो इस तरह से के किसी एक स्टार के लिए, किसी तारे के लिए फिक्स होता है, दूसरा तारा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो किसी एक तारे का अगर कोई 2 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो फॉर 2 प्लैनेट, 2 ग्रहों के लिए T1 अपान T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान R2 का क्यूब। के कट जाएगा, एक प्लैनेट एक सूर्य के लिए ये ट्रू है, के कट जाएगा। अगर 2 अलग अलग प्लैनेट अलग अलग सन का चक्कर लगा रहे हैं तो K1 K2 भी आएंगे, उस केस में ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब दोनों प्लैनेट हमेशा एक ही स्टार या सन का चक्कर लगाएंगे। तो ये केपलर के 3 नियम हैं, 3 में से कोई 2 लिख देंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन जो इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, 3 का सी, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट, आल्सो प्रूव दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 3 सी है, एक उपग्रह के कक्षीय वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए। यह भी सिद्ध कीजिए कि उपग्रह का कक्षीय वेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इसको VO से लिखते हैं, O का मतलब ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का शब्द का यूज करके हम VO ऑर्बिटल स्पीड हमेशा डिफाइन करेंगे। ये हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी, RE इसकी त्रिज्या हो गई, ME पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और ये बड़ा सर्कल है, ये उपग्रह की कक्षा ऑर्बिट, और
इस ऑर्बिट में उपग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है ये उपग्रह का कक्षीय वेग हो गया वीओ। टेंजेंशियल हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस वृत्त पर तो हमारा ये ऑर्बिटल स्पीड मिलेगा। और एम स्मॉल एम है उपग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ सैटेलाइट। तो उपग्रह का कक्षीय वेग कैसे परिभाषित है? ए सैटेलाइट बाय व्हिच वेलोसिटी रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ और एनी प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। यानी कोई उपग्रह जिस वेग से अपनी कक्षा में पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाएगा उपग्रह, यह वेग उस उपग्रह का कक्षीय वेग या कक्षीय ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। डेफिनेशन के बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। इसमें डिफरेंट टर्म्स के बारे में लिखेंगे। सपोज दैट कोई सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का द्रव्यमान है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का द्रव्यमान, एच हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी का सतह से हम उपग्रह की ऊंचाई को एच लिए हुए हैं, और वीओ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट उपग्रह की कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। फिर हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, पृथ्वी और उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ये न्यूटन के नियम से हमें पता है, ये बल होता है GMEM अपान RE प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी पृथ्वी के मास और उपग्रह के मास का मल्टीप्लीकेशन G के साथ और पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी RE प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और उपग्रह के मध्य हमेशा लगेगा, यानी इस बल से पृथ्वी उपग्रह को खींचेगी अपनी ओर। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ सरफेस, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। हम जानते हैं कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उसको वृत्ताकार मार्ग पर या सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, तो वो अभिकेंद्र बल कहीं न कहीं से उसे प्राप्त होना चाहिए, तभी वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन संभव है। तो यहां अभिकेंद्र बल की गणना करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये होता है mv² अपान r। तो m यहां वेलोसिटी क्या है vo, तो vo² अपान r क्या है पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी RE प्लस एच। तो इतना अभिकेंद्र बल उपग्रह को मिलना चाहिए, तभी उपग्रह सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार मार्ग पर चल सकता है, अदरवाइज वृत्ताकार गति नहीं होगी। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही आवश्यक अभिकेंद्र बल उपग्रह को मिलता है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू सैटेलाइट, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। अभिकेंद्र बल mv² अपान RE प्लस एच इक्वल टू GMEM अपान RE प्लस का एच का होल स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये अभिकेंद्र बल, दोनों बराबर कर दिए। इसमें मास ऑफ सैटेलाइट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, उपग्रह का द्रव्यमान कैंसिल हो गया, और RE प्लस एच का एक पावर कैंसिल होगा, RE प्लस एच एक पावर कैंसिल हो गया, और VO² इक्वल टू GME अपान RE प्लस एच, या VO निकालना चाहें ऑर्बिटल स्पीड तो स्क्वायर रूट ऑफ GME अपान RE प्लस एच। ये फार्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, सैटेलाइट की उपग्रह के कक्षीय वेग का सूत्र है। और हम जानते हैं कि कैपिटल G व स्मॉल g में संबंध GMEM अपान RE², ये स्मॉल g के बराबर होता है, तो GRE² इक्वल टू GME, इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा कक्षीय वेग ऑर्बिटल स्पीड VO इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GRE² अपान RE प्लस एच। यानी ये किसी उपग्रह का जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है उसके कक्षीय वेग का फार्मूला है। यहां हम देख रहे हैं उपग्रह का कक्षीय वेग केवल और केवल h पर डिपेंड कर रहा है, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, G कांस्टेंट, RE कांस्टेंट। तो इस तरह से केवल ये उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उसका ऑर्बिटल स्पीड भी उतना ही कम होगा। तो इस तरह से फ्रॉम अबव फार्मूला इट इज प्रूव्ड दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन
मास ऑफ सैटेलाइट। यानी उपरोक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उपग्रह की या का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। VO does not depend on mass of satellite M. It only depends on 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ RE प्लस H। यानी पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई पर ही यह निर्भर करता है, वो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितने ज्यादा पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई होगी उतने ही कम वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो उपग्रह पृथ्वी के जितना नजदीक रहेगा वो उतनी ही ज्यादा तेजी से चक्कर लगाएगा, जितना ऊंचाई पर जाएगा तो वो उतने ही कम स्पीड से या कम चाल से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन 4 का C, 0.5 kg के एक पिंड को स्प्रिंग के एक सिरे से लटकाने पर उसकी लंबाई में 0.2 मीटर की वृद्धि होती है तथा पिंड को नीचे की तरफ खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो स्प्रिंग के आवर्तकाल की गणना कीजिए। 4 का C है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 मीटर व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज हैंग्ड फ्रॉम स्प्रिंग एंड पुल डाउन एंड लेफ्ट फ्री। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है हमारे पास, इस पर हम कोई द्रव्यमान 0.5 kg का द्रव्यमान लटकाते हैं, तो ये मास लटकाने से स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो 0.2 मीटर होती है। तो यानी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 0.2 मीटर। स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि। मास ऑफ बॉडी वस्तु का द्रव्यमान जो कि हैंग किया गया 0.5 kg। कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होगा जब स्प्रिंग को हम मास को नीचे की ओर खींचकर छोड़ देंगे, तो ये स्प्रिंग किस आवर्तकाल से किस टाइम पीरियड से गति करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला mg = kl। इस फार्मूले से हम निकालेंगे पहले स्प्रिंग का बल नियतांक k, स्प्रिंग का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, बल नियतांक, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k = mg/L। तो mg की वैल्यू रखेंगे m 0.5, g 9.8 और L स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है, तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि 0.2 मीटर है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे और ये आ गया 49/2 या 24.5 न्यूटन पर मीटर, 24.5 न्यूटन पर मीटर। यह आ गया हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक। अब स्प्रिंग के दोलनों के टाइम पीरियड, यानी स्प्रिंग किस टाइम पीरियड से आवर्तकाल से गति कर रही है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेशन या स्प्रिंग के दोलनों के आवर्तकाल T = हम जानते हैं फार्मूला 2π m/k, जहां m मास जो हैंग किया गया है, द्रव्यमान लटकाया गया है, k स्प्रिंग का बल नियतांक। इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। T = 2 × 3.14, पाई की वैल्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द्रव्यमान हमने 0.5 kg है, 0.5 लिख देंगे और स्प्रिंग के बल नियतांक का 49/2 49/2 रख देंगे, 49 नीचे रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/49 और इजिली सॉल्व हो जाएगा। 6.28 × 1/7, स्क्वायर रूट इसका 7 आ गया, तो ये 1/7 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.897 सेकंड आवर्तकाल आ जाएगा। स्प्रिंग के दोनों के आवर्तकाल इस तरह से आंसर आ गया 0.897। इसमें बस हमने 2 फार्मूले यूज किए। स्प्रिंग पर जो भी मास लटकाएंगे तो उसका फार्मूला होता है mg = kl। l स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है, तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि दी रहेगी तो हम k ऑलवेज निकाल पाएंगे और दोनों के आवर्तकाल इस फार्मूले से निकलेंगे। T = 2π m/k। 5 का A, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट नोट ऑन एनी टू। किसी 2 पर नोट लिखने हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, दोनों पर राइट नोट लिखना है, यानी दोनों को समझाना है। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टर्म्स क्या है। डेल्टा क्यू, इसमें हम सबसे पहले ऊष्मागतिकी निकालेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसको हीट सप्लाई करेंगे। डेल्टा क्यू
हीट सप्लाइड टू इंजन और सिस्टम, यानी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा या उस इंजन को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू है। डेल्टा यू उस ऊष्मा के कारण इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो ऊष्मा डेल्टा क्यू सप्लाई की, इसके कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई सिस्टम और इंजन, यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य, डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? हीट गिवन टू एनी सिस्टम और हीट गिवन टू एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा इज स्पेंट इन टू वेज, यानी दो तरीके से खर्च होती है। हीट गिवन टू एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज स्पेंट इन टू वेज, यानी किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा दो तरीके से खर्च होती है। सम पार्ट ऑफ हीट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में काम आता है। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ हीट, बाय रेस्ट पार्ट ऑफ हीट सिस्टम डज वर्क, यानी बचे हुए भाग से ऊष्मा के निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होती है। तो किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा दो तरीके से खर्च होती है। पहला भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होता है, और रेस्ट पार्ट, बचा हुआ भाग, निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को जितनी ऊष्मा देंगे वो दो तरीके से खर्च करेगा। पहला भाग ऊष्मा का वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आता है निकाय की, और बचा हुआ भाग निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होती है। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में दो स्टेटमेंट है, दो कथन है। पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसे दिया था, केल्विन और प्लैंक का कथन। केल्विन प्लैंक का कथन यह है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी कोई ऐसा प्रक्रम बनाना असंभव है, निर्माण करना असंभव है जो कि किसी ऊष्मा स्रोत से प्राप्त ऊष्मा का संपूर्ण भाग कार्य में परिवर्तित कर दे। यानी हम ऐसा निकाय या ऊष्मागतिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना नहीं सकते जो कि जितनी भी हीट उसको दे, जितनी भी ऊष्मा दे, वो पूरी तरह से ऊष्मा को कार्य में बदल दे। तो ऐसा निकाय बनाना असंभव है। बाकी ऊष्मा कहाँ जाएगी? निकाय को जो दी गई ऊष्मा है वो हमेशा निकाय द्वारा किए गए कार्य से ज्यादा ही होगी। बाकी ऊष्मा कहाँ जाती है? वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आती है। ये पहले नियम से हमें पता है यहाँ पर, इसलिए हम जो भी निकाय को ऊष्मा देंगे, हीट गिवन टू सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन बाई सिस्टम, यानी ऊष्मागतिक निकाय जितना भी कार्य करेगा उससे ज्यादा की ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। तो इस तरह से निकाय को जो भी ऊष्मा देंगे उसका कुछ ही भाग कार्य में बदलेगा, पूरा भाग कार्य में नहीं बदल सकता। ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। दूसरा स्टेटमेंट, क्लॉसियस का कथन, क्लॉसियस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अनुसार इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन विच टेक्स हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी एंड डिलीवर हीट टू हॉटर बॉडी, यानी ऐसी अपने आप चलने वाली मशीन बनाना असंभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को ऊष्मा दे दे। अपने आप चलने वाली मशीन ऐसी बनानी असंभव है। यानी ऊष्मा का प्रवाह क्या करे? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को अपने आप करने वाली ऐसी मशीन नहीं बना सकते। यानी ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर कर दे। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब मशीन हमारी कोई बाहरी ऊर्जा से संचालित हो। यानी बिना किसी बाहरी ऊर्जा से संचालित मशीन ये कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि हमारा फ्रिज है, फ्रिज को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे, विद्युत सप्लाई, तो वो कार्य नहीं करेगा। वो ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को नहीं देगा। तो इस तरह से
ऐसी डिवाइस, ऑटोमेटिक मशीन का मतलब बिना किसी बाह्य ऊर्जा के संचालित, यानी अपने आप चलने वाली मशीन। तो अपने आप चलने वाली मशीन बनाना संभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को ऊष्मा दे दे। यही क्लासियस का कथन है, क्लासियस का स्टेटमेंट है। आंसर यहीं कंप्लीट होता है। आगे जानकारी के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का 100वां नियम, ये सबसे बेसिक लॉ है। तो ऊष्मागतिकी का 100वां नियम क्या है? इसमें 3 निकाय हैं, 3 सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए बी सी, तीनों ऊष्मारोधी दीवार से वातावरण से डिस्कनेक्टेड है, यानी हीट इंसुलेटिंग वाल से वातावरण से डिस्कनेक्टेड है। ए बी सी, ए और सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, इसी तरह से बी और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, ऊष्मा का आदान प्रदान, लेकिन ए और बी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ, ऊष्मागतिकी का 100वां नियम, यदि इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, एंड सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन according to zeroth law of thermodynamics, system A and B will also be in thermal equilibrium। यानी अगर दो निकाय A और B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, यदि दो निकाय A और B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो A और B भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब इनके तापमान बराबर होंगे। यदि ए और सी के तापमान बराबर हो और बी और सी के तापमान बराबर हो, तो ए और बी के भी तापमान ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। यही 100वां नियम है ऊष्मागतिकी का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का 100वां नियम।